हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHDLA 135 के ब्लॉक 2। ओके, आज की इस सेशन से हम लोग ब्लॉक 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ब्लॉक 1 जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ब्लॉक 1 में टोटल 7 यूनिट थे, 7 चैप्टर थे, उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में देख चुके हैं। ओके, आज हम लोग ब्लॉक 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज फर्स्ट क्लास रहेगी ब्लॉक 2 के, जिसका यूनिट 8 में है। ओके, और ब्लॉक 1 जो है जो अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHDLA 135 के नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करने के साथ आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा आज हम लोग ब्लॉक 2 में फर्स्ट यूनिट को देखेंगे। इकाई नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, इसका नाम है सामाजिक विज्ञानों की भाषा यानी कि इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, तथा वर्तनी के कुछ नियम। इसमें देखेंगे सामाजिक विज्ञानों की भाषा जो है, जैसे कि वर्तनी के कुछ नियम हैं उसको देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विषयक पाठ का वाचन, और उसके बाद गांधी जी का आगमन, उसके बाद वर्तनी के दो रूप। यानी कि इसमें जो है ना आपको थोड़ा ऐतिहासिक इतिहास के बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में है, उसके बाद कांग्रेस की स्थापना किस तरह से हुई थी, और गांधी जी का आगमन किस तरह से, उसमें गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए गए थे उसके बारे में तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग चलते हैं वर्तनी संबंधी कुछ नियम को देखते हैं। सबसे पहले 8.2 में जो है कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि अध्ययन करें, मतलब जिस इस पार्ट में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे इसके बारे में इसमें दिया गया। आंदोलन के विषय, स्थापना, उसकी किस तरह से। सबसे पहला देखिए इसमें क्या कहा जाता है, प्रत्ययों से शब्द रचना। प्रत्ययों से शब्द रचना, इसमें क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। जैसे कि आप जानते हैं भाषा के बहुत सारे शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हुए। अब भाषा के बहुत सारे शब्द जो है यानी कि भाषा जो होती है, यानी कि आप हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, तेलुगु में भी है, अरबी में भी है, मतलब इन तमाम भाषाओं के आधार पर जो है बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, मतलब एक मेल में एक वाक्य बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे दया शब्द से निर्दय, दयावान, दयनीय, दयालु आदि शब्द बनते हैं। दया का ये जो है शब्द से ही जो निर्दय हो गया, दयावान हो गया, दयनीय हो गया, ये सब जो है ना इसे प्रत्यय प्रयोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर प्रत्यय का सही ज्ञान हो तो प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में वर्तनी दोष नहीं होता। अगर प्रत्यय के बारे में अगर जानकारी है तो उसमें हम लोग जो है शब्दों का वर्तनी जो है उसमें कोई दूर नहीं होता, कोई मतलब जो निर्दय नहीं होता है, कोई दोष नहीं होता है, कोई अवगुण नहीं होता है, ये बातें कही जा रही। दूसरे शब्दों में उस प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्दों की वर्तनी का ज्ञान हो जाता है। और हम इस इकाई के तथा इकाई से भिन्न कुछ शब्दों के उदाहरण से बात करेंगे। जैसे इसमें देखिए प्रत्यय ई, इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में दीर्घ ई को आप पहचान सकते हैं। स्थानीय, केंद्रीय, भारतीय, दयनीय, इसमें देखिए दीर्घ ई का उपयोग किया गया है। यहाँ नौदीर्घिक के, द्रौदीर्घिक के, तौदीर्घिक के, नौदीर्घिक के, ट्रौदीर्घिक के, नौदीर्घिक के, नौदीर्घिक, ये सब जो है ना दीर्घ ई प्रत्यय है। ठीक है, दीर्घ ई प्रत्यय है। इन शब्दों में दया से दयनीय बनता है, पूजा से पूजनीय बनता है, बाकी स्थान बाहर आदि शब्दों से बने हैं। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद कहता प्रत्यय इक हर्षिकार से है, तो इस प्रत्यय से बनने वाले सारे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से न्यायिक हर्षिकार से है, हर्षिकार। उसके बाद आर्थिक, तार्किक, मासिक, सिख, जिक, रिक, ये सब जो है आपको बनता है। फिर आगे कहा जा रहा है, देखो इसमें प्रत्यय इत हर्षिकार और त कहा जा रहा है। ठीक है, देखो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जा रहा है। वी वो हर्षिकार है, हर्षिकार, इससे कुछ भी हो सकता है, फिर तो लगा दिया है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, वर्णमाला के कोई भी वर्ड आ जाते हैं। जैसे यहाँ विकसित, स्थापना, स्थापित, दित, उसके सित, स्थित, सित, धित, नित, जित, धित, ये सभी जो है प्रत्यय इत से बना हुआ है। क्लियर। उसके आगे कहा जा रहा है प्रत्यय ई दीर्घिकार है। ठीक है, दीर्घिकार क्या है, दीर्घी मतलब दीर्घिकार। क्लियर। उसके बाद देखिए भाषाई, एशियाई, उसके बाद अस्थाई, ये सभी जो है नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, अस्थाई इस तरह से नहीं होगी। ठीक है, शब्द को अस्थाई नहीं लिखना चाहिए, अस्थाई ये सही है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है हर्षिकार। हर्षिकार वही है जैसे कि आपका यहाँ हर्षिकार ऐसे आ गया। ठीक है, जैसे शांति हो गया, प्राप्ति हो गया, जागृति हो गई, ये सब चीज़ें हैं
उसके बाद कहता है प्रश्नवाचक है। उसके अगला है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विषयक पाठ का वाचन, संस्कृति एवं राष्ट्रीय जागरण। इसमें कहा जाता है अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था उसका परिणाम कुछ और ही निकला। यानी शिक्षा जगत का जो है हम लोग शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य था, अप्रोच था, उसका परिणाम जो है कुछ अलग ही निकला। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया था, काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। और पश्चिम में जो वैज्ञानिक उन्नति हुई थी उसके चरण यूरोप के जन जीवन में जो परिवर्तन हो रहे थे उससे कुछ प्रबुद्ध भारतीय प्रभावित थे। यानी जो पश्चिम भाग में जो वैज्ञानिक उन्नति होती है, जो साइंटिस्ट साइंस भाग में जो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था, उसके कारण से जो यूरोप में, यूरोप जो महाद्वीप है उसमें जन जीवन में जो परिवर्तन हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा इसमें भारतीय जो इससे प्रभावित हुए थे। और इस प्रकार अपने देश एवं समाज की दयनीय अवस्था पर भारतीयों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा था। इस तरह से जो दया वाली स्थिति में, दयनीय स्थिति में, आर्थिक खराब स्थिति में जो भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। कुछ प्रशिक्षित भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को पहचाना और भारतीय संस्कृति और सभ्यता कितनी उच्च कोटि की थी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतवासियों में कितनी प्रगति थी, इन सब बातों को विश्लेषण करने पर उन्होंने पाया कि भारत की वर्तमान दुर्दशा के लिए विदेशी शासन जिम्मेदार है। यानी भारत की जो पूरा संपूर्ण स्थिति ऐसी है, दयनीय स्थिति जो ऐसी है, इसका मुख्य वजह कौन है? विदेशी जो आया, शासन किया अपना देश, अपना प्यारा देश भारत में, तो इसका मुख्य कारण जो है यही विदेशों का ही है। यहाँ का दयनीय स्थिति खराब होना, यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब होना, मतलब कि पूरा सिचुएशन जो गंभीर होना, ये उसका मुख्य कारण विदेशी को ठहराते कौन? राजाराम मोहन राय। उसके नेक्स्ट पॉइंट में कहता है भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना के पनपने एवं फैलने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि राजनीतिक दृष्टि से संपूर्ण भारत एक देश के रूप में सूत्रबद्ध हो रहा था। यानी भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी थी, फैलने लगी थी। इसके पीछे पीछे जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था, महत्वपूर्ण कारण ये भी माना जाता है कि जो राजनीतिक जो पॉलिटिक्स दृष्टि जो है, पॉलिटिक्स अप्रोच जो होती है, उसके संपूर्ण देश में जो एक सूत्र तरीके से नहीं, फॉर्मूला टाइप के हो रहा था। अंग्रेजी राज्य का आधिपत्य संपूर्ण भारत पर था। अंग्रेज जो थे पूरा भारत में लगा, वो अपना स्थापत्य जो ना स्थापित कर लिया था। जैसे कोई सड़क हो, रेलवे हो, टेलीग्राफ हो, डाक हो, मतलब सभी की चीज़ जो तमाम भारत की चीज़ें, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी चीज़ों को वो अपने आप हस्तक्षेप कर लिया था। अंग्रेजों के आने से पूर्व भी इस देश में एशियाई धर्म प्रचारक आ चुके थे, किंतु जब अंग्रेज इस देश की राजनीति पर छा गए तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने कार्य में तेजी आ गई। यानी कि धीरे अंग्रेज जब ऐसे आए तो ईसाई धर्म प्रचारक जो आ चुके थे, ईसाई धर्म आने के बाद जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आने लगी। जब अंग्रेज आई, जैसे कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसके बाद उनकी गतिविधियाँ और तेज हो गई। किसकी? ईसाई धर्मों की जो है वो प्रवर्तक जो थे, प्रचारक जो थे, उसकी जो प्रगति में गतिविधि में काफ़ी ज़्यादा तेजी आने लगी। श्री रामपुर एवं पटना में ईसाई मिशनरियों ने प्रेस के द्वारा धर्म प्रचार की छोटी छोटी पुस्तकें एवं बाइबिल का हिंदी अनुवाद छापकर लोगों को में बांटना शुरू कर दिया। यानी कि श्री राम जो है और पटना में जो है ना क्या कहता है, ईसाई धर्म के जो पुस्तक बनाए थे कि आओ ईसाई धर्म को ग्रहण करो, ईसाई धर्म को प्रचार करो, ईसाई धर्म का, इस तरह से छोटी छोटी पुस्तकें बनाने लगी, बैनर बनाने लगी, चिपकाने लगी, प्रचार प्रसार करने लगी। उसके बाद ये बांटने शुरू कर दिया। ईसाई धर्म के प्रभाव के पड़ने के आशंका और भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक और धार्मिक पिछड़ेपन ने समाज सुधार के आंदोलन की शुरुआत की। इस तरह से जो ना भारत में क्या हुआ, सामाजिक सुधार आंदोलन चलाई गई। उसके बाद इन समाज सुधार आंदोलन एवं आधुनिक मूल्यों से प्रेरित साहित्यिक रचनाओं के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने में मदद किया। इस तरह से जो ना जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे हुई थी, इसके साहित्यिक रचनाओं द्वारा जो राष्ट्रीयता की भावना होती है, जो रचनाकार मतलब कि जो रचना करते हैं, बाइबिल लिखते हैं, जैसे कि आपका ये ईसाई धर्म के बारे में पुस्तक लिखते थे, उसमें रचना करते थे, उसकी जो ना राष्ट्रीयता की भावना में फैलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज द्वारा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज द्वारा, रनाडे ने प्रार्थना समाज तथा सर सैयद अहमद ने मुस्लिम समाज में समाज सुधार आंदोलन की गति प्रदान की। देखो इसमें आपको जीके भी समझ में आ रहा है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद दयानंद सरस्वती किस साम्राज्य की स्थापना की? आर्य समाज की। उसे सैयद अहमद ने मुस्लिम समाज की स्थापना की और रनाडे ने क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इस तरह से जो सभी के सभी समाज जो है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा आंदोलन का सुधार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा गति किया, स्पीड लाई। ओके। उसके बाद बंगाल के बंकिम चटर्जी और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, असम के लक्ष्मीकांत बेज बरुआ, मराठी के विष्णु शास्त्री चिपुलनकर, तमिल के सुब्रमण्यम भारती एवं हिंदी के भारतेंद्र हरिश्चंद्र तथा उर्दू के अल्फात हुसैन अली ने रचनाओं द्वारा राष्ट्रीयता और समाज सुधार की भावना को बहुत बल दिया मिला। देखिए ये सबको आपको याद रखना होगा। बंगाल में कौन से? बंकिम चटर्जी जो वंदे मातरम लिखा था, और रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है
उसके बाद असम के लक्ष्मीकांत है, ये सब जो है ना आपको याद करनी होगी, ठीक है। उसके बाद कहता है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बड़ी संख्या में समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार हुआ। हिंदू, पेट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, बंगाली, मराठा केसरी, स्वदेशी मंत्र, ये सब जो है ना पत्रकार की तरह से हैं, आपका अखबार की तरह से हैं। ये सब जो है धीरे धीरे समाज सुधार आंदोलन का प्रभाव प्रचार प्रसार होने लगी थी। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना, देखो कांग्रेस की स्थापना जो है ये हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों की शोषण नीतियों के कारण विभिन्न माध्यमों से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना फैल रही थी। जनता में राष्ट्रीयता जागरूकता आने के महत्वपूर्ण कारणों में हमने चर्चा की। राजनीतिक सुधारों के लिए राजा राम मोहन राय ने सफल अभियान चलाया था। राजा राम मोहन राय ने क्या था, राजनीतिक सुधार आंदोलन के लिए सफल अभियान भी चलाया था और भारतीयों की राजनीतिक संस्थाएं बन रही थी। उसके बाद 1837 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जमींदारों ने अपने वर्ग हित के लिए लैंड हैंडरों की स्थापना की थी। ओके, 1843 ईस्वी में। और इस तरह से देखो भाई, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, ये जो है अपना जो है ये हिस्ट्री के लेवल में जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। मैं देखो बता रहा हूँ, उससे मैंने बंगाल से सॉरी कांग्रेस से रिलेटेड मैंने एक सेशन भी लाया है जो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया। जैसे कि बीपीएससी का जो बिहार पीसीएस लेवल के हैं उसका मैंने एक जो है ना प्रैक्टिस सेट में बताया है। ये कांग्रेस से रिलेटेड पूरा तमाम आईडी उसको देख लेते हैं, कांग्रेस का आपका सारा का सारा चीज़ नहीं पड़ जाएगी। जैसे आप मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना जो है 1883 ईस्वी में थी, ठीक है। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। ये पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग अभी जानते हैं, तो इसका नाम जो है 1883 तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करती थी, ठीक है। उसके दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, 1883 ईस्वी में जब इसकी बैठक हुई थी, अधिवेशन हुई थी, होने वाली थी पुणे में, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि पुणे में जो है वहाँ पे प्लेग रोग हुआ करते थे, ठीक है। प्लेग रोग का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप था, तो इसकी वजह से 1883 ईस्वी में जो है ना इसका जो है ना क्या कहता, इसकी स्थापना के बाद 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 में प्लेग रोग के कारण से पुणे में नहीं होकर मुंबई में क्या गया था, ठीक है। मुंबई में ही जो 1885 ईस्वी में जो ना क्या कहते हैं, देखिए आप देख सकते हैं, मुंबई में ही इसका एसोसिएशन किया गया था, यानी कि अधिवेशन किया गया था, स्थापना की गई थी। और दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, 1883, जैसे आपको बताया 1883 ईस्वी में इसका नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसका 1885 ईस्वी में जो है इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना दिया गया। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से, ओके। 1885 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया और 1885 में बॉम्बे में ही इसकी एसोसिएशन हुआ, मतलब एडिविशन हुआ था, ओके। और उसके बाद इस तरह से बातें भरी और इसका बहुत सारे अधिवेशन हुए। और उसके देखिए सुरेंद्र बनर्जी जो है ना, ये 1883 ईस्वी में, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुरेंद्र बनर्जी जो है एक ऐसा नेता थे, मतलब कि अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1885 ईस्वी के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये कोलकाता में जो है एक इंडियन एसोसिएशन हो रहा था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो उस समय जो 1885 में उस समय वहाँ बिजी थे, इसी कारण से 1885 के अधिवेशन में वो भाग नहीं ले पाए थे। इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया है, ठीक है, आप सब इसको देख सकते हैं, ओके। तो उसके बाद कहता है राजनीतिक राष्ट्रवाद कार्यकर्ता अखिल भारतीय संस्था की स्थापना की योजना बना रहे थे। और इस तरह से जन धीरे धीरे जो 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके दिसंबर में बॉम्बे में इसका पहला अधिवेशन हुआ। देखिए कब अधिवेशन हुआ आपका, ये दिसंबर बोल रहा है ना, दिसंबर में बॉम्बे में, अभी जस्ट मैंने बताया 1885 ईस्वी में जो है कांग्रेस की पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, और ये जो दिसंबर 27 को हुआ था, दिसंबर 27 को हुई थी, ओके। तो इसके बारे में मैंने जैसे बताया कि वो आपको अच्छी तरीके से मैं बता दिया हूँ, जो यहाँ सेम वही बातें लिखी हुई है, ओके। दादा भाई नौरोजी हुआ, ये सब जो ना आपका अध्यक्ष है महत्वपूर्ण है, सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बहुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, उसके चार्ले, रमेश जद, आनंद में, ये सभी जो टोटल जो ना आपका हर एक साल लगभग वहाँ अधिवेशन हुआ करती थी, ठीक है। तो ये बातें कही गई है। उसके बाद कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने जनता में जागृति लाने के लिए समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया। तिलक के केसरी एवं मराठा पत्रों के ने राष्ट्रीय आंदोलन की गति प्रदान की। संध्या और जुगांतक, पंजाबी आदि, ये सब जो ना वहाँ आंदोलन के लिए सहायता मिली थी काफ़ी ज़्यादा। अब प्रचार प्रसार करने लगे थे अपना अपना जरिया के अनुसार। तो ये बातें कही जा रही है, ठीक है। तो यही बातें हैं इसमें, ठीक है। फिर अगला कहता है अंग्रेजी सरकार भारत में उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना से चिंतित थे। यानी अंग्रेजी सरकार जो है भारत में जो इस तरह से उभर रही थी, राष्ट्रीय चेतना, कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा प्रकोप मतलब अब आमना सामना करने लगा था। जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, धीरे धीरे जो है क्या हुआ, तो अंग्रेजों का जो ना प्रकोप थोड़ा घटने लगा, क्योंकि सभी जो मिलजुल के, हालांकि भारत में भी दो पार्टियां थी बड़े बड़े, एक था कांग्रेस, एक मुस्लिम लीग था, ये दोनों मिलकर जो ना कांग्रेस का सामना कर रहा था। उसके बाद इस तरह से हो रही थी 1900, जैसे कि यहाँ आपका 1905 ईस्वी के अधिवेशन में, आप बंगाल के अधिवेशन में देखोगे 1905 के अधिवेशन जो हुआ था, ये वहाँ पे जो बंगाल का विभाजन में आपका बंगाल का विभाजन की घोषणा हो गई थी। तो इस तरह से बातें हैं, ठीक है।
तो ये सब कांग्रेस के बारे में आप समझ सकते हो किस तरह से आया था। उसके बाद कहा था गांधी जी का आगमन। गांधी जी का आगमन किस तरह से हुआ था? स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। सही बात है, स्वतंत्रता जैसे आंदोलन हुई थी उस समय जब महात्मा गांधी का आगमन जो है इसकी अगुवाई होना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। दक्षिण अफ्रीका प्रवास में उन्होंने वहाँ की जनता से अधिकारों के लिए कार्य किया था। देखिए दक्षिण अफ्रीका, ये जो ना महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, और वहाँ से लौटे थे 1915 ईस्वी में। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। 1883 में, 93 में उन्होंने गया था। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले 1912 ईस्वी में उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर उन्होंने मिले थे। क्यों मिले थे? क्योंकि जो है ना चंपारण में जो है ना उन्होंने चंपारण में काफ़ी ज़्यादा, जो बिहार में पड़ते हैं पश्चिमी चंपारण, वो चंपारण में ही जो ना किसान आंदोलन हुआ करता, अंग्रेजों ने इस पर अपना हस्तक्षेप छाया हुआ था। तो इस तरह से जो ना गोपाल कृष्ण ने सोचा मेरे लिए एक महात्मा गांधी है जो हमें सहायता कर सकती है, इसलिए उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका जाकर महात्मा गांधी से मिले थे। कब? 1912 ईस्वी में। और उसके बाद 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया था। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना मैं जो बता रहा हूँ? ओके, तो ऐसे मैं हिस्ट्री में सब चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ पहले भी, पूरा डिटेल्स के साथ यूपीएससी लेवल का। ओके, मैं यूपीएससी का भी क्लास करवाता हूँ, तो आप सभी को पता होनी चाहिए। अभी मैं थोड़ा इग्नू का क्लास करा रहा हूँ, और उसके साथ साथ जैसे ही मैं टाइम मिलता है मैं यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल का मैं बेहतरीन तरीके से क्लास भी कराता हूँ, आप सभी समझ सकते हो। ओके, तो उन्होंने इस तरह से बातें हो रही है। उसके बाद 1915 में वो भारत आते हैं, लौटे। उसके बाद भारत का पूरा भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद जो है ना इस तरह से धीरे धीरे ये जो ना जितने भी सत्याग्रह होते हैं उसमें भाग लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो ना 1917 ईस्वी में जो ना चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। यह सभी याद रखना, चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था। क्यों? और ये गोपाल कृष्ण गोखले ने चंपारण सत्याग्रह का ही अगुवाई के लिए उन्होंने बुलाया था। ठीक है, 1917 ईस्वी में पहला आंदोलन जो है सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का पश्चिमी चंपारण आंदोलन थे जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कहता गांधी जी ने यह भी देखा कि भारतीय लोगों के पिछड़ेपन का यह कारण यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी। और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, वो भारत का पूरा भ्रमण किया, जब सत्याग्रह देखी, उसके तमाम बातों को देखते हुए उन्होंने कहते हैं वो समझ गए कि नहीं, यहाँ की पिछड़ेपन की स्थिति जो है एक बहुत ही बड़ा कारण क्या है, यहाँ की जो है ना सामाजिक व्यवस्था, यानी जो यहाँ की सिस्टम जैसी है, वो सबसे बड़ा कारण है यहाँ का पिछड़ेपन होने का। ठीक है, जैसे कि आपका समाज सुधार आंदोलन द्वारा भारतीय समाज में पर्याप्त बुराइयों को दूर करने का अभियान चलाया गया, और उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों सद्भावपूर्ण साथ रह रहे हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व जो अपने लाभ के लिए इसमें फूट डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो जाति, यहाँ जो ना जाति और पार्टी सब जो जनता है वो लगभग मिले जुले हुए हैं। कुछ ऐसे अपवाद हैं जो पार्टी के नाम पर और कास्ट के नाम पर वो अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मल जो जनता है वो आपस में अच्छी घुले मिले हैं। ठीक है, लेकिन वही कुछ जो है ना ऐसे अपनी पार्टी अपनी लाभ के लिए जो है ना कुछ से कुछ करवाते जाते हैं, फूट डालो, ये करो, वो करो, आंदोलन करवाते रहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े लोग जो अपने फायदा के लिए, और जो हम लोग नॉर्मल हैं वो तो हम लोग आपस में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये भावनाएं सिर्फ बड़े लोग अपने लाभ के लिए करते हैं, यही बातें कही जा रही है। और उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे गांधी आंदोलन जो है, गांधी जी ने आगमन होने के बाद अलग अलग आंदोलन हुई थी, सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुई थी, असहयोग आंदोलन हुआ था, चोरी चोरा कांड खटिया गया था, रोलैक्ट एक्ट में उन्होंने भाग लिया था। इस तरह से घटनाएं कही गई है। ठीक है, उसके बाद अनशन भी किया था। उसके देखो आप अगला पॉइंट में देखते हो, क्रांतिकारी देशभक्त। इसमें कहता है अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के फलस्वरूप भारतीय युवा वर्ग में भी असंतोष बढ़ता रहा था। उन्हें कांग्रेस की अहिंसावादी अनुनय विनय की नीति में विश्वास नहीं था। यानी कांग्रेस की जो है अहिंसावादी अनुनय देखिए 3P, मतलब 3P जो होता है ये अनुनय विनिमय मतलब क्या होता है, आप जो है ना कांग्रेस का जो है क्या होता है, ये अनुनय मतलब की होता है, क्या है इसका, जैसे इसका मतलब वह होता है आप जो है कोई भी चीज़ मनवाने के लिए आप उसका रिक्वेस्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो, सही तरीके से समझा सकते हो सर मुझे ये चाहिए। जैसा कि कांग्रेस ये ज़्यादातर जो उग्रवादी थे जो हैं ये अपने अंग्रेजों के साथ 3P, इसी को 3P के नियम कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग 3 पॉलिसी हम लोग कहते हैं इसको। ठीक है, 3 पॉलिसी कहते हैं, और 3 अनुनय की नीति अपना दी, मतलब कि हाथ पैर जोड़ के मनवाने की कोशिश करना। ओके, ये बातें हैं। उसके बाद इस पर जो है उन्होंने कांग्रेस की जो अहिंसावादी नेता थे वो इसका नियम नहीं विश्वास करते थे, इसको नहीं हम करेंगे, मेरा देश है, हम जो करेंगे हम करेंगे, क्यों हम अनुनय की नीति क्यों रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ ये सब बातें है। इसलिए इन भारतीय नौजवानों के लिए एक क्रांतिकारी संगठन का उदय हुआ। इस तरह से जो है नौजवान जो थे वो उन्होंने अपना क्रांतिकारी संगठन का रूप बना लिया था। क्रांतिकारियों का मानना था कि अत्याचारी शासकों के दिल में हिंसा द्वारा भय पैदा कर दिया जाए, वह देश छोड़ने के लिए विवश हो जाए। और मतलब क्रांति का ये सब जो नवयुवक थे, जवान थे, उन्होंने सोचा कि नहीं मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि अंग्रेज फटाफट भाग जाए डर से।
ठीक है, मतलब ये क्रांति के रूप में भय पैदा करना चाहते थे, दंगा करेंगे, दंगा, सब जगह खौफ होगा मेरा ही, ठीक है, इस तरह से वो लोग सोचा था। इसी तरह महाराष्ट्र के और बंगाल के युवाओं ने इस प्रकार की गतिविधि को प्रमुखता हिस्सा दी थी, ठीक है। तिलक जी आपका ये महाराष्ट्र का ही थे। उसके बाद और भी हैं नेताएं जो महाराष्ट्र, जो तिलक राम मांझी मतलब तिलक जी थे वो महाराष्ट्र के थे, वो इसका जो ना प्रमुख नेता हुआ करते थे महाराष्ट्र की तरफ से, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद कहते हैं आगे 1905 से 1918 की क्रांतिकारी गतिविधियों में जांच करने के लिए रोलेक्ट कमेटी की नियुक्ति हुई थी। 1905 से 1918 के बीच जो इसमें रोलेक्ट कमेटी बताई गई थी, इस कमेटी में सिफारिश पर सरकार ने कई कानून बनाए, ओके, जिनमें बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, नजरबंदी, जो है मतलब होता है। रोलेक्ट एक्ट क्या होता है? रोलेक्ट एक्ट जो 1919 ईस्वी में हुआ था, ये हुआ करता था। इसमें रोलेक्ट एक्ट के तहत क्या होता था, अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीयों में बिना कोई जुर्म के, सिर्फ संदेह के अनुसार उसको जो है गिरफ्तार करके उठा के लेके जाया जा सकता था, जेल भेज दिया जा सकता था। जैसे आप रोड पे रात में अगर टहल रहे हो, पुलिस को मन हुआ कि नहीं इसको हमको गिरफ्तार करना है, तो बिना कोई सबूत के, बिना वजह के आपको गिरफ्तार करके लेके जाया जा सकता था। ये रोलेक्ट एक्ट था जो 1919 ईस्वी में इसका विरोध हुआ था, ठीक है, जो 1918 ईस्वी तक इसका चला था। उसके बाद जब देखा कि नहीं ये बहुत ही खराब तरह का सिस्टम है, इसमें लागू है, तो इसका विरोध करना चाहिए, ओके। तो 1918 ईस्वी के बाद जो 1919 ईस्वी में इसका विरोध किया था। तो ये बातें हैं इसमें जो है ना आपका कुछ गिरफ्तार के, जैसे यहाँ पंजाब के नेताओं की गिरफ्तारी पर जनता का क्रोध उबल रहा, मतलब कि पंजाब के जो नेता थे उसको बिना सिर्फ संदेह के अनुसार जो है उसको गिरफ्तार कर लिया था। इसकी वजह से इसका जो ना काफ़ी ज़्यादा फैलने लगे थे। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसका जलियांवाला बाग में एक सभा के एकत्र जनता पर बिना चुनौती के ही क्या हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 का एक घटना तो आप सभी को पता ही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग एक जो है ना है, वहाँ पर जो ना बहुत सारे जनताओं को गोली मारकर उन्होंने क्या किया था, गोली चलाने का आदेश दे दिया था। उसके बाद सैकड़ों जो ना जाने चले गई, कई घायल हो गए। तो इस तरह से जो वहाँ नरसंहार का पूरा लगता कि मौतें हो गई, लाशें बिछ गई, लाशें बिछा दूंगा, लाशें जैसे होता ना सनी देओल का डायलॉग, लाशें बिछा दूंगा, उसी तरह से लाशें बिछ गई थी। ये घटनाएं हमारे इतिहास में जो ना अभी भी सभी को याद होगा, ये डेट के साथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो इस प्रकार ये घटनाएं हुई थी, ठीक है। उसके अगला पॉइंट है, शिक्षित राष्ट्रवादी मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन की समर्थन दे रहे थे। जो शिक्षित राष्ट्रवादी थे वो मुसलमान जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, जो शिक्षित होने के बावजूद, ठीक है। रोलेट कमेटी के विरोध में देश की सारी जनता एकजुट होकर आंदोलन कर रही थी। जब रोलेट कमेटी बैठी थी उसका विरोध कर रहे थे, भारत की लगभग सभी जनताओं ने मिलकर इसका विरोध किया था, और जायज भी था, ठीक है। उसके बाद हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या पारसी, सभी आंदोलन में मंच पर आए थे और उसमें पार्टिसिपेट किए थे। धार्मिक विभेद को बुलाकर एक संगठित शक्ति के रूप में जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दी, ठीक है। इस तरह से बुलाकर जो है ना जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दी, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफा का पद समाप्त कर दिया था। और उनकी इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए भारत की अली बंधुओं मौलाना आज़ाद और उसके बाद हकीम अजमल खां ने मिलकर खिलाफत कमेटी बनाई और अंग्रेजों के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में जो है ना, जो 1914 ईस्वी को स्टार्ट हुई थी और 1918 ईस्वी तक 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध था, उसके में जो ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ था। उसके बाद यहाँ पे भारतीयों की तरफ से जो ना कुछ कार्रवाई किए थे। तो इस तरह से इसमें दिया गया है, ओके। तो इस तरह से आप आगे अगला पॉइंट में देखेंगे। हम लोग एक एक पॉइंट को देखना चाहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा और आप सभी बोर भी हो जाओगे, ओके। उसके बाद देखो इसमें क्या कहते हैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है इसको देखो, ये कहा जाता है सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की थी, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। देखो जॉन जो है क्या हुआ था, ये अंग्रेजों की तरफ से था, तो उन्होंने आया था और उन्होंने एक कमीशन स्थापित किया था, तो जिसका नाम रखा गया था सर जॉन। इसका नाम था सर जॉन, ठीक है। और इसका नाम रखा गया था जॉन कमीशन, साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन, साइमन जो आया था तो इसके कमीशन के नाम से जाना गया। उसके बाद इस कमीशन के द्वारा सरकार यह पता लगाना चाहती थी कि देश में संसदीय जनतंत्र के लिए वातावरण बन गया है या नहीं, ठीक है। किंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि 7 सदस्यों ने कि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इसमें से टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से भारतीय एक भी नहीं था। साइमन कमीशन में टोटल 7 ही सदस्य थे, उसमें से भारत की संख्या एक भी नहीं थी। इसी कारण भारत पहुंचने पर यह कमीशन जांच पड़ताल के लिए जहाँ तहाँ गया और वहाँ इसके विरोध में प्रदर्शन हुए, क्योंकि सही बात है, साइमन कमीशन तो उसमें कम से कम एक भारतीय होनी चाहिए, उसके बाद ना कुछ ना होगा। यहाँ पे नहीं, ऐसे सिर्फ कमीशन आया और वो भारत में जहाँ तहाँ जो है ना इसका देखने लगा, इसके बाद जांच पड़ताल करने लगा। तो जहाँ भी जैसे मान के कलकत्ता में आया, कलकत्ता के नेताओं सब जो इसका विरोध करने लगा, नहीं करने देंगे जब तक भारतीयों का नहीं करोगे। तो इस तरह से जरा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसका जुलूस भी निकाला था, लाला लाजपत राय एवं इस सब चीज़ों का विरोध करने लगा था, ठीक है। उसके बाद इसमें नारा से आकाश गूंज रहा था, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, जो है ना इसका नारा गूंजने लगा था, ठीक है।
कि सामान वापस लेके जाओ, यहाँ पे नहीं होने देंगे कुछ भी, इस तरह से बातें हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर बेरहमी से लाठी प्रहार किया, लाला लाजपत राय राष्ट्रीय प्रदर्शन में घायल हुए। उसी जो है ये उसी समय साइमन कमीशन जाने के समय में जो है क्या हुआ था, जब देखो उस समय जो है ना भारत में अंग्रेजों का प्रकोप था, अंग्रेजों का प्रकोप था, तो अंग्रेज जो बोलेंगे वही करेंगे यहाँ के जो भी हैं। तो अंग्रेज पुलिस सब जो है ना कि इस समय जो जब भारतीयों बोलते थे साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, तो इसी तरह लाठीबाजी भी हुआ। पुलिस ने बहुत सारे क्रांतिकारियों का विरोध किया। उसी समय जो है ना एक जो नेता थे, भारतीय नेता लाला लाजपत राय, उस पर लाठी का प्रहार हुआ, तो उसके सिर पे लग गया था लाठी। ओके, उस तरह से इसे गंभीर चोट के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी, यानी कि उसमें जो सिर पर चोट काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु इसी में हुई थी, साइमन कमीशन वापस जाओ के समय में। समझ में आ गई बात। उसके सरकार ने कमीशन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को सख्ती से दबाना चाहा, ठीक है, किंतु आंदोलन की इस बार को सरकार रोक नहीं पाई। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन का आंदोलन ने व्यापक और तीव्र धारण कर लिया। 1929 ईस्वी, देखो 1927 ईस्वी में साइमन आया था और 1929 में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा स्थापित होने लगा था, ठीक है। उसी तरह से जैसे ही यह वापस गया तो पूर्ण स्वराज बना दिया गया। और सबसे पहले 26 जनवरी 1919 के 1930 ईस्वी के दिन ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाने की घोषणा कर दिए। तो आप सभी को समझ में आ गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि 1927 ईस्वी में साइमन आया था और 1929 ईस्वी में जो वो वापस चला जाने का नारा लगा था। तो इस तरह से जो है ना पूर्ण स्वराज का नारा दिया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाने की घोषणा किए और गांधी जी ने सभी आंदोलन की फिर से शुरू कर दी, ठीक है। उसके तरफ फिर नमक पर सरकार ने कर लगा दिया था, फिर नमक आंदोलन हो गया था, नमक कर पर फिर बंद, उसके बाद इसका अनुरोध करने लगा था। फिर गांधी जी ने इस पर गुजरात के जो है गुजरात में जाने लगे, गुजरात के ही है, उसके बाद ही है नमक कानून तोड़ने की योजना बनाई, है ना। नमक पर जो ना उन्होंने कर लगा दिए थे, नहीं नमक लोगे तो कर लगेगा ये वो, उसके बाद नमक कर पर भी इसका जो है तोड़ने पर विरोध करने लगे, योजना बनाने लगी थी, ठीक है। ये सब सभी समझ रहे हैं। उसके बाद अगला है, इन्हीं दिनों लंदन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और पहला गोलमेज सम्मेलन कहा गया। फिर गोलमेज सम्मेलन होने लगा था। कांग्रेस के इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का जो है गोलमेज सम्मेलन था, इसका बहिष्कार करने लगा। तो वह चाहती थी कि सम्मेलन से पूर्व गांधी जी तथा अन्य नेताओं को जेल से छोड़ दिया जाए। देखो जब नमक कानून होता था उस समय क्या होता, गांधी जी को जेल कर लिया था कि जेल में रखेंगे। उसी के बाद इन्होंने गोलमेज सम्मेलन स्थापित कर लिया था। कांग्रेस का नेता जो था, गांधी जी हेड हुआ करते थे, हेड। तो उस समय जो ना क्या हुआ था, और कांग्रेस का जो मुख्य नेता गांधी जी हुआ करते थे, भारत का मुख्य नेता बोल तो गांधी जी हुआ करते, वही मेन जेल जो है वही आपको जेल में था। तो इस तरह से कैसे सम्मेलन होगा, इस तरह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। विरोध करने के बाद जो है सबसे पहले बोला कि आप गांधी जी को छोड़ो, उसके बाद ही कुछ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस तरह से बातें हो रही थी, ठीक है। और इसके जो सरकार ने इस प्रस्ताव को मतलब ठुकरा दिया था। वायसराय द्वारा मनोनीत सदस्यों के साथ ही इसका सम्मेलन हुआ। उसका जो है वह पहला सम्मेलन जो है ना वायसराय के द्वारा ही हुआ। उसके बाद अगला कहता है, सरकार ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए कांग्रेस को राजी करने का प्रयास किया। इस प्रयास में परिणामस्वरूप लॉर्ड इरविन एवं गांधी जी के बीच बातचीत हुई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो ना लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। तब तक में गांधी जी जो ना इसको जेल से रिहा कर दिया गया था, ठीक है। और ये अंग्रेज की तरफ से इरविन थे और अपना भारत से गांधी जी थे। उसके बाद कहता है, बातचीत में कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ताओं एवं क्रांतिकारियों को फांसी की जगह आजीवन कारावास की बात को अलग रखा। अंत में एक समझौता हुआ जिसके तहत सिर्फ अहिंसक बंदियों को ही रिहा करने की बात थी। इसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो समझौता हुई थी, इसी समझौते को गांधी इरविन के नाम से हम लोग जानते हैं। और क्रांतिकारी के रूप में जैसे भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, सुखदेव हो गया, फांसी दे दी गई इसके अंतर्गत। जो इसका जो कांग्रेस के इस वर्ण ने इसका विरोध करने लगा था, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है, सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध के कारण आंदोलन पर प्रभाव पड़ रहा था। इस तरह से जो शक्तियां के विरोध करने लगे थे, इस तरह से आंदोलन प्रभाव पड़ रहा था। काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लीग हिंदू आपस में जो संप्रदाय के हित में बात कहने लगे थे, मुस्लिम एकता में बाधा पहुंचने लगे थे। जिन्ना हो गए थे, ये मुस्लिम लीग का जो हेड मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे। आदि नेतागण कांग्रेस छोड़कर पृथक क्षेत्र की मांग करने लगे थे कि जिन्ना जो कहते थे हमें पाकिस्तान दीजिए, अलग पाकिस्तान एक राष्ट्र बनाया जाए मुसलमानों के लिए। तो ये बातें अलग होने लगी थी। उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों की चाल द्वारा पृथकवादी वर्ग का लाभ पहुंचा। सम्मेलन में गांधी जी, मदन मोहन मालवीय एवं सरोजिनी नायडू प्रतिनिधि के रूप में थे। इसमें जो ना आप देखो गांधी जी के साथ साथ जो मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू इसका जो ना सहायतागार थे, सब चीज़ें हैं। उसके बाद कहता है नेक्स्ट में चुनाव। देखो 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था।
तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस में भाग ही नहीं लिया था। इस समय जो है ना विचार विमर्श के बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। इस एक्ट के द्वारा अखिल भारतीय संघ तथा प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर प्रांतों के लिए सरकार की नई प्रणाली बनाई गई, जिसमें राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही रहे। उसके जिस जनता द्वारा चुने गए केवल थोड़े से सदस्यों को प्रशासन में शामिल कर सरकार दिखाना चाहती थी, इस वह भारतीयों को हित चाहती थी। तो ये बातें कही गई है, ठीक है ना। और कांग्रेस ने इस एक्ट की आलोचना की थी। जो 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, कांग्रेस ने इसका आलोचना की थी। उसके बाद 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों अपनी सरकार बनाई, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं इंटरनेशनल जो है आपका, उसमें से घटना जो हुई थी उसमें देखिए कांग्रेस ने आरंभ से ही साम्राज्यवाद का विरोध किया। कांग्रेस ने शुरू से ही जो साम्राज्यवाद का विरोध करने लगा था। एशिया एवं अफ्रीका में ब्रिटिश हितों के लिए भारतीय सेना का इस्तेमाल किया गया था। एशिया एवं अफ्रीका ने जो है भारतीय सेना जो होती है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इटली, जर्मनी, जापान में साम्राज्यवाद तथा नस्लवाद के तहत उठ रहे फांसीवाद का कांग्रेस ने विरोध किया, ठीक है। और इन्हीं दिनों विश्व के मानचित्र पर ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिन्होंने सारे विश्व को प्रभावित किया। पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका में आर्थिक मंदी तथा समाजवादी राष्ट्रीय रूप में चौगुनी प्रगति महत्वपूर्ण घटना थी। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रभाव भारत पर पड़ा। इस तरह से भारत पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा था, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है